रिकॉर्डिंग परमिशन है ये। चलो, कल हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, तो अभी उसमें कुछ दो चीज रह गई हैं, उसकी बात करते हैं। हम मोड्स पढ़ रहे थे फाइल के। रीड मोड हमने पढ़ा था, राइट मोड हमने देखा था, फिर अपेंड मोड हमने देखा, फिर एक्सक्लूसिव राइट मोड हमने देखा। ठीक है, आज कुछ और जो मोड्स हैं उनकी बात करेंगे। तो एक मोड होता है हमारे पास जिसमें हम दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि अगर आपने अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है तो आप उसे राइट नहीं कर सकते, और अगर आपने उसे राइट मोड में ओपन किया है तो आप उसे रीड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। तो ओपन करते हैं फाइल के लिए। तो एक हमारे पास फाइल मान लीजिए मैंने बना दी abc.txt फाइल। तो एक मोड होता है जिसका नाम है W+। W+ मोड क्या करता है? राइट देन रीड, इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, अपनी फाइल में राइट करेंगे, उसके बाद जो भी आपने अभी राइट करा है आप उसको रीड कर सकते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। जो कॉन्सेप्ट है हमारा रीड करने का, उसके अकॉर्डिंग। तो जब आप यहाँ पर W+ मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है abc.txt वाली, तो ये हमारा रिप्लेस कर दी जाएगी, यानी ओवर राइट कर दी जाएगी, और सिर्फ वही जो अभी आप लिखने वाले हैं वही फाइल पे लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा W+ कहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे W+ की जगह पर A+ करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसका जो करेक्टर है फाइल के वो एज इट इज बने रहेंगे, और जितना भी अब आप लिखने वाले हैं वो आगे अपेंड हो जाएंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, जितना भी फाइल में अभी तक है उन सबको रीड कर सकते हैं। तो जब हम प्लस लगा रहे हैं W के साथ, इसका मतलब है ओवर राइट, राइट एंड देन रीड। यानी कि अगर ये फाइल पहले से है तो ओवर राइट हो जाएगी, नहीं है तो बनेगी, और फिर उस पर आप जो भी लिखेंगे उसको आप रीड कर सकते हैं। इसका मतलब है अपेंड देन रीड, यानी कि जो फाइल पहले से है उसमें वो रखा रहेगा, और आप जो भी लिखेंगे वो आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये फाइल की अगर मैं बात करूं abc.txt, देखते हैं या नहीं मेरे पास, ये है, और इसे पहले से कुछ लिखा हुआ है, मान लो हेलो इंडिया पाइथन ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस फाइल पर कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पर W+ लिखा है, तो देखते हैं क्या करता है। और फिर लिखा मैंने यहाँ पर जस्ट राइट, और यहाँ पर जस्ट लिख दिया मैंने सिंपली पाइथन एज अ फनी लैंग्वेज, और फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर ये राइट करूंगा तो इस फाइल में जो पहले का डेटा है वो सब खत्म हो गया, सिर्फ यही डेटा राइट हुआ होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, जो भी डेटा राइट हुआ है उसको अब हम रीड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब आप उसको रीड करेंगे तो हमारा रीड जो फंक्शन है ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जो फाइल आपकी ओपन हुई है वो W+ मोड में, मतलब वो राइट और रीड दोनों के लिए यूज करी जा सकती है। लेकिन कर्सर वाले कॉन्सेप्ट को ब्रेन में रखना है कि जब आपका कोड राइट कर गया होगा तो आपका कर्सर कहां आ गया होगा, लिखते लिखते लास्ट
करेक्टर पे आ गया होगा। अब उस पॉइंट पर जब आप रीड करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका क्या होगा, लिखते लिखते कर्सर जो लास्ट करेक्टर पे आ गया है अब वो वापस 0 पे चला गया, और जो भी आपने अभी लिखा था वो रीड हो जाएगा और फाइल में कुछ लिख जाएगा, और जो लिख जाएगा वो आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं। सर फ्लश कब करेंगे फिर? प्लस ए प्लस में करेंगे, प्लस नहीं, जब आप फ्लश फ्लश। हाँ क्लोज कर तो दिया के साथ हो गया है ना सर? सर आपने जब राइट किया उसके बाद उसको फ्लश नहीं किया तो जो हमने राइट किया होगा वो तो दिखेगा नहीं, ओल्ड डाटा दिखेगा ना। नहीं, जब आप W प्लस मोड पे यूज करते हैं तो जो हमारा बैकग्राउंड वाला बफर था वो हमारा ऑटो फ्लश हो जाता है, या आप मान के चलिए वो फ्लश अब बफर नहीं रहा, जो भी आपने लिखा इमीडिएटली पहुंच गया आपका कहां पर, फाइल पे पहुंच गया, क्योंकि ये फाइल रीड मोड पे भी तो काम कर रही है, राइट के साथ साथ रीड पे भी काम कर रही है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छा है इनका कि हमने यहाँ पर जो भी लिखा वो हमारा फाइल पे पहुंचा और हमने फिर यहाँ रीड कर लिया, लेकिन हमने कहीं फ्लश फ्लश नहीं करा। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आपने डेटा राइट किया तो वो जो डेटा है, अब देखो इसको समझने के ना 2-3 तरीके हो गए। एक तरीका क्या हो गया कि आप ये मान लो कि जो मेरा बफर है वो ऑटो फ्लश हो गया, या आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि जब आपने ये मैसेज राइट किया तो ये बफर में गया, फाइल में नहीं गया, और जो रीड है ये रीड भी कहां से रीड करके ले आया, बफर से रीड करके हमारा ले आया। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, आप इसको ये समझ सकते हैं कि जब आपने राइट किया है तो ये जो बफर है ये आपका ऑटो फ्लश हो गया और फाइल में डेटा आपका पहुंच गया। अब जब रीड करने गए तो जो फाइल में डेटा था वो आप रीड करके ला सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। चलो, लेकिन ये तभी है जब ये W के साथ प्लस है, अगर ये अकेला राइट होता तो वही होता जो कल हमने सीखा था। अब जब हम यहाँ पर W की जगह A प्लस करते हैं तो A प्लस का मतलब इस फाइल में जो पहले का डेटा है वो भी लिखा जाएगा, और अभी हम जो लिखने वाले हैं वो भी लिख जाएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया इंडिया इज ए कंट्री, ठीक है, और ये अपेंड हो गया, सीख करा, रीड करा, सब कुछ भाई। बस इतना फर्क होगा कि इस फाइल में अभी जो लिखा हुआ है पाइथन एज अ फनी लैंग्वेज ये भी आएगा, और उसी के आगे हमारा अपेंड हो जाएगा इंडिया एज ए कंट्री, और एक साथ हमारा रीड होकर सारा आ जाएगा। ठीक है, चलो, जिस तरह से W प्लस A प्लस है इसी तरह से एक और हमारे पास जिसका नाम है R प्लस। अब R प्लस मोड क्या कहता है उसको समझते हैं। R प्लस मोड का मतलब है कि इस फाइल में जो भी लिखा है पहले आप उसे रीड कर लीजिए, ठीक है, जो भी लिखा है आप उसको रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उस फाइल में जो भी राइट करना चाहते हैं वो आप राइट कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर अब मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, जो भी फाइल में था वो मैंने रीड कर लिया पहले। उसके बाद अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं अब आप राइट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बाय लिख दिया, उसके बाद फाइल क्लोज कर दिया, तो फाइल में जो था पहले वो आ गया, उसके बाद फिर आपने बाय राइट कराया, बाय हमारा राइट हो जाना चाहिए। तो यहां पर क्यों आया, क्योंकि रीड करते करते आप यहां तक आ गए होंगे, जो कर्सर है वो यहां तक आ गया होगा, और जब राइट हुआ तो इस पॉइंट पर राइट हमारा हो गया। तो इस तरह से A प्लस और R प्लस जिनका हम यूज कर सकते हैं दोनों रीड राइट करने की, बट ध्यान रखना है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने चीजों को समझना होता है। अब कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे क्या करना है, ऐसी फाइलों को पढ़ना है जो टेक्स्ट फाइल नहीं है। तो मैंने अभी बताया जैसे कि ऐसी फाइलों को पढ़ने के लिए हमें हाई लेवल लाइब्रेरीज है जो दी गई है ना, जिनका हम यूज कर सकते हैं PDF, MS वर्ड फाइल, PPT फाइल, एक्सेल फाइल, CSV फाइल को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब सपोज करिए कोई भी एक इमेज है जिसको मैं अगर रीड करना चाहूं तो कैसे करूंगा। कोई भी इमेज आप रीड कर लीजिए, मान लीजिए ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज को आप रीड करना चाहते हैं, ठीक। तो
फाइल इक्वल टू ओपन इमेज का पाथ, जहां पर आपकी इमेज रखी है, तो मैं अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग का पाथ दे रहा हूँ। आप जब इस कोड को चलाएंगे तो अपने वाले इमेज जहां रखी है आपके सिस्टम में, उसके अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर लें। अब जब ये फाइल ओपन होती है और मुझे इस इमेज को रीड करना है, तो मैं यहाँ पर आर लिखूंगा। थोड़ा सोचिएगा, अगर मैं यहाँ पर फाइल डॉट रीड लगा दूं तो रीड मेथड मुझे क्या वापस करता है, इस फाइल के जो ओपन हुई है इसके सारे कैरेक्टर एज ए स्ट्रिंग वापस करता है। इस बार जो आप फाइल पढ़ रहे हैं वो फाइल टेक्स्ट फाइल नहीं है, वो एक इमेज है। अब इमेज को जब रीड करेंगे तो स्ट्रिंग कैसे आ सकती है? अगर ये एक पीपीटी फाइल होती तो पीपीटी फाइल को अगर मैं रीड करता तो रीड मेथड तो हमें स्ट्रिंग देता है, तो पीपीटी फाइल में तो इमेज भी होती है, लिंक भी होते हैं, बुलेट्स भी होते हैं, तो मल्टीमीडिया कंटेंट करने कैसे आ जाएगा? एमएस वर्ड फाइल है, तो कोई भी ऐसी फाइल जिसमें टेक्स्ट के अलावा भी अदर टाइप का कंटेंट, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, बुलेट्स, ये सब हो सकता है। अगर इस तरह की फाइलों को आप रीड करेंगे और आप देखना चाहेंगे कि चलो देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि हमें देख तो रहा ही है कि ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होता है अगर हम करते हैं तो ये एरर आ जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरह की एरर आपकी यहाँ पर आ जाएगी कि जो आपका रीड है वो आपका फेल हो जाएगा। तो अब क्या करा जाए फिर? तो यहाँ पर हमें मोड बदलना होगा, मोड लिखना होगा RB। अब ये RB का मतलब है रीड बाइट्स, तो बी मतलब यहाँ पर बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, रीड बाइट्स। अब ये बाइट्स क्या होते हैं इसको समझेंगे, तो मैं इमेज को कॉन्टेक्स्ट लेकर आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से आप हर तरह के कॉन्सेप्ट में बाइट्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, PDF, वर्ड फाइल, PPT, सब में ये RB ही यूज होगा। इसको मैं पेंट में ओपन करके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मान लीजिए इमेज हमारे पास। अब हम जानते हैं इमेज पिक्सल का कॉम्बिनेशन होती है, तो इसमें आपको पिक्सल देख रहे होंगे, रेक्टेंगल, छोटे छोटे रेक्टेंगल जो देख रहे हैं ये पिक्सल है हमारे। तो हर पिक्सल की कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो जो पिक्सल की आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उस न्यूमेरिक वैल्यू को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। ठीक है, तो बाइट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपने इमेज ओपन करी है उस इमेज में जो एक पिक्सल है वो एक पिक्सल एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 पिक्सल 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस इमेज में अगर 1000 पिक्सल हुए तो इमेज के अंदर 1000 बाइट्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे। अब वो सारे के सारे बाइट मुझे वापस करे जाएंगे। कैसे करे जाएंगे? उसके लिए लिस्ट की तरह ही एक टॉपिक बनाया गया। देखो लिस्ट के अंदर हम लोग इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सब रख सकते हैं। अगर हम ऐसी लिस्ट बनाए जिसकी हर वैल्यू एक बाइट को रिप्रेजेंट करे, तो यहां पर पाइथन ने उस लिस्ट को ही एक नया नाम दे दिया और उसका नाम रखा बाइट्स डेटा टाइप। तो पाइथन में एक डेटा टाइप होता है जिसका नाम है बाइट्स डेटा टाइप। ये जो बाइट्स डेटा टाइप है ये क्या करता है? ये हमारा अपने अंदर लिस्ट की तरह ही बाइट को स्टोर करने वाला काम करता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब हम किसी इमेज को ओपन करेंगे तो RB मोड लगाएंगे और इस बार ये जो रीड हमारा मेथड है जो अभी तक स्ट्रिंग दे रहा था, अब वो स्ट्रिंग ना देकर हमें क्या वापस करता है? बाइट्स डेटा टाइप की वैल्यू वापस करता है। तो बाइट्स सिमिलर टू लिस्ट आप समझ सकते हैं, ये हमारा होता है। अब यहां पर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेंगे? यहां पर मुझे पिक्सल की बाइट वैल्यूज मिलेंगे, किस में रखकर? बाइट्स डेटा टाइप में रखकर। ठीक है, अब यहां पर मान लो मैंने क्या करा, ऐसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब आप अगर इसे प्रिंट कराएंगे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जुपिटर पे वो इमेज प्रिंट हो जाएगी? नहीं, बाइट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि जो हम बोल रहे हैं बाइट वर्ड, ये देखने में कैसा होता है हमारा।
तो ये कुछ ऐसे ही आपको यहाँ पर नजर आया। तो जब भी आपका बी प्रीफिक्स कहीं भी नजर आए, है ना, किसी वैल्यू के प्रीफिक्स में बी नजर आए, इसका मतलब है अब आगे जो भी लिखा हुआ है वो हमारा बाइट्स डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले पिक्सल की बाइट हो गई, ये दूसरे पिक्सल की बाइट हो गई, ये तीसरे पिक्सल की बाइट हो गई, चौथे पिक्सल की बाइट, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो हर टाइप की इमेज में बाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होगा। अगर इमेजेस हैं तो इमेजेस में बाइट को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके होते हैं। अगर ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, पीपीटी है, पीडीएफ है, तो हर किसी में बाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन उसके लिए कॉमन वर्ड यही बोला गया कि ये बाइट होती है। ठीक है, चलो अब क्या करें इसका, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा हमारे लिए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो अभी आपने पिक्सल की बाइट वैल्यूज पढ़ी हैं, आप इनको प्रिंट ना कराकर वापस से एक इमेज में राइट कर दें, तो वापस से पिक्सल बन जाएंगे। देखो मैंने एक दूसरी फाइल ओपन कर ली, फाइल 2 इक्वल टू ओपन, मान लो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने यहाँ पे लिख दिया sachin.jpg, और यहाँ पर मैंने इसको WB लिखा, यानी कि राइट बाइट्स। इसका मतलब है कि इस नाम की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी, कहाँ, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, क्योंकि आपने पाथ नहीं दिया है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट। अब राइट मेथड अभी तक आप जानते थे स्ट्रिंग आपसे मांगता है, लेकिन अगर वो फाइल हमारा WB मोड में है, यानी कि राइट बाइट्स मोड में है, तो यहां पर आप क्या पास करते हैं, बाइट्स डेटा टाइप पास करते हैं। अब यहां पर स्ट्रिंग नहीं चलेगा। अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग लिख दूं ऐसे करके, देखते हैं एरर कह रहा है बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड डॉट str। ठीक है, तो यहां पर आप बाइट्स पास करेंगे, और मेरे पास ऑलरेडी वो बाइट्स इमेज के यहां पर रखे हुए हैं। कॉपी करके मैंने यहां लिख दिया, फाइल क्लोज करी, फाइल 2 क्लोज करी। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, पेस्ट करने वाली लगभग बात हो गई, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा कर तो पाऊंगा नहीं इमेज के साथ, है ना। अब एरर क्यों आ रही है, सर फाइल 2 चलते हैं करंट डायरेक्टरी में, क्या sachin.jpg नाम की इमेज बनी, ये आ गई। तो आप बोलोगे सर फिर तो इसका हम एक्सटेंशन भी चेंज कर देंगे, जब अपना नाम दे ही रहे हैं, जब नाम हम दे ही रहे हैं कोड में, तो मैं sachin.jpg को लिखूं, मैं तो यहाँ png लिख दूंगा। हमने कहा आप लिख सकते हैं, मना नहीं है। तो एक इमेज और बन गई sachin.png नाम से करंट डायरेक्टरी में, ये आ गई। तो सर ये तो इमेज कन्वर्टर हो गया। हमने कहा देखो ऐसा आपके मन को लग रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जितने बाइट्स आपने रीड करे, हर पिक्सल के इक्विवेलेंट एक बाइट रीड करा है, एज इट इज आपने जाके राइट कर दिया। भाई आप जो फॉर्मेट है पीएनजी जेपीजी, इनका अपना कंप्रेशन टेक्निक भी तो होगा। जितना साइज आपका जेपीजी फाइल ले रही है उतना साइज पीएनजी ले रही है, ऐसा तो नहीं होता है हमारा। पीएनजी का अपना एक फाइल फॉर्मेट होता होगा इमेजेस को, इमेज के पिक्सल्स को रिप्रेजेंट करने का, तो वो तो आपने अप्लाई करा नहीं ना कहीं, आपको तो उसका लॉजिक पता ही नहीं है कि कैसे हमारे जेपीजी की जो पिक्सल्स होते हैं उनको पीएनजी के पिक्सल्स में कन्वर्ट करा जाए। तो वो लॉजिक आपको सीखना होगा पहले, और वो लॉजिक आपको यहाँ लिखना होगा पहले, उसके बाद फिर आप राइट करना, तब आपको लगेगा हाँ मैंने इमेज कन्वर्टर बना लिया। अभी तो बस आपने एक्सटेंशन चेंज कर दिया है, तो सर ये काम तो वैसे ही कर दूंगा मैं, इसमें कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये लो राइट क्लिक करो और इसमें रीनेम करके एक्सटेंशन चेंज कर देना, वैसे ही हो जाएगा चेंज। लेकिन साइज तो सेम रहेगा ना, वो तो आप नहीं बदल पा रहे हैं ना। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे कुछ खास फायदा हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। जस्ट हम ये सीख सर रहे हैं कि एक बात पूछनी कोड थी। होता है हेलो आरबी और सर, एक बात पूछनी थी। यहाँ पे जो है, जैसे मैं कोई भी इमेज को उसका पाथ कॉपी करके जैसे आपने किया है वैसे करवा रही हूँ, तो मेरे में ये लिखा हुआ आ रहा है कि लाइक, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये जो स्लैश है ना, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश ना होकर ये वाले स्लैश बैक स्लैश आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बैक स्लैश काम नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ बैक स्लैश लगा दूं शायद मेरे भी एरर आ जाए। तो ये जो स्लैश है, इन स्लैश को आपको ध्यान रखना है, ये वाले लगाने हैं। तो जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो इसका ध्यान रखना। ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। एक ये तरीका हो सकता है, बाकी आप करेंगे तो हो सकता है कुछ और आपको समझ में आए, दिखाई दे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कर सकते हो भाई। हमने कहा
अभी हमने क्या करा, अभी हमने को रीड करा, इमेज पर राइट करा, जस्ट ये सीखने के लिए कि हाँ भी ये मोड भी होता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको इन मोड से हो सकता है डील करना पड़े, तो वहां पर आपको सरप्राइज नहीं होगा कि पता नहीं क्या मोड आ गया। जब भी ऐसी फाइल जो टेक्स्ट फाइल नहीं है उसको आप ओपन करते हैं तो हमेशा आरबी मोड का यूज करके ही ओपन करते हैं, और जब राइट करते हैं ऐसी फाइल जो टेक्स्ट फाइल नहीं है तो उसे WB यानी कि राइट बाइट करके राइट आप यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और अभी तक मैंने कल जितने भी मोड पढ़ाई थे, ओपन कर रहा था और फाइल का पाथ, और यहाँ मैं लिख रहा था आर, तो यहाँ पर आर की जगह RT भी लिख सकते हो, रीड टेक्स्ट, या W के साथ WT भी लिख सकते हो, राइट टेक्स्ट, तो थोड़ा ज्यादा रीडेबल होता है ना। तो W और WT एक ही बात है, दोनों टेक्स्ट फाइल राइट करने की बात कर रहे हैं। R या RT दोनों का मतलब एक ही है, दोनों रीड करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल के लिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पर T नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फाइल कंसीडर करता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर जो इमेज है, इस इमेज के पिक्सल मैंने पढ़ लिए, क्या मैं अपनी तरफ से इस इमेज में कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लाइक पिन नंबर है। अब उस पिन नंबर को मान लीजिए मेरे पास है पिन नंबर 1 2 3 4, मान लिया, ऐसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पिन नंबर है ये मेरा इमेज में जाके हाइड हो जाए। अगर मैं किसी को अपना पिन नंबर शेयर करता हूं तो मैं उस पिन नंबर को या उस OTP को या उस पर्टिकुलर जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको मैं इमेज में छुपा दूंगा पहले, फिर इमेज को मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये मेरा एक कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मुझे ये इमेज में हाइड करनी है, तो इमेज में एक काम करते हैं, इसको अलग कोड बना लेते हैं। सर यही स्टेगनोग्राफी है? स्टेगनोग्राफी इसी को बोलते हैं, बट जो हम करने जा रहे हैं वो स्टेगनोग्राफी नहीं है, हम कुछ और कर रहे हैं। स्टेगनोग्राफी कुछ और कहती है, तो थोड़ा सा बताऊंगा आपके लिए क्या वो कहती है। हमारा जो फील्ड है, हमारा स्कोप स्टेगनोग्राफी नहीं है, बट हम कुछ कर पाएंगे उसके जैसा। तो एक बार करते हैं फिर समझते हैं क्या हुआ। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मेरे पास मान लीजिए ये था, कोई पिन नंबर था, कुछ भी लिख दिया एज ए स्ट्रिंग। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर फाइल 2 में मान लीजिए राइट करता हूं पिन नंबर, तो ये एरर आ जाएगी क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये फाइल सिर्फ बाइट्स को राइट करेगी। तो पाइथन के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड दिया गया जिसका नाम है इनकोड। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो इनकोड नाम का फंक्शन है। तो मैंने क्या करा, पिन डॉट इनकोड। इससे क्या होगा, इससे जो ये स्ट्रिंग है इसका बाइट्स जनरेट हुआ होगा और वो राइट हो गया फाइल में जाकर। ठीक है, अब जब ये फाइल में जाके राइट होगा तो ये मान लो मैंने इसका नाम कर दिया, मैंने इसका नाम कर दिया s.png। अगर मैं s.png नाम की इमेज जाकर देखूं, ये रही, तो इस s.png के अंदर लास्ट के जो हमारी पिक्सल के बाद वैल्यूज होंगी वो मेरे पिन नंबर होंगे। अब यहां पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है, किसी को दिखा भी नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, लेकिन इसके अंदर वो छुपा हुआ है। अब ये इमेज अगर मैं आपको शेयर कर दूं और आपसे मेरे को इसके अंदर मैंने कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखी है, इसको निकाल के अपना यूज कर लो, तो बस दूंगा कि वो कहाँ रखी हुई है। तो मैंने आपको हिंट दिया कि जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इतनी लेंथ की है 1 2 3 4, और मैंने लास्ट में वो छुपा के रखी है। तो आप इस इमेज को रीड करिए और लास्ट के जो 4 बाइट्स हैं उनको फैच करिए। लास्ट के जो 4 बाइट्स होंगे वो ये इंफॉर्मेशन आपको देने वाला काम करेंगे। तो मैं करता हूं, मैंने यहाँ फाइल को ओपन करा s.png और हम रीड कर रहे हैं, ये फाइल आ गई। फाइल को मैंने रीड करा, इससे वो जो इमेज थी वो आ गई मेरे पास। अब ये जो इमेज है ये बाइट्स टाइप में आई है, और मैंने बताया बाइट्स टाइप हमारा प्रोसेसिंग करने के लिए लिस्ट जैसा है, यानी इस पर इंडेक्सिंग आप यूज कर सकते हैं। तो इस बाइट्स में 4
जो लास्ट के करेक्टर होंगे -1, -2, -3, -4 वाले, वो हमारे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मैंने क्या करा यहां से, इमेज के अंदर से लास्ट के 4 हमारे जो वो थे वो मैंने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो इससे क्या आएंगे, मेरा जो पिन नंबर है वो वापस आ गया, लेकिन जो वापस आया वो तो बाइट्स फॉर्म में आया। अब मुझे वापस से उसको कन्वर्ट करके प्रिंट कराना है किसमें, स्ट्रिंग में। तो अगर आपके पास कोई बाइट्स टाइप है और वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस बाइट्स टाइप के ऊपर आप एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है डीकोड। डीकोड क्या करता है, बाइट्स टाइप पर आप कॉल करते हैं और उसका वो स्ट्रिंग बनाकर आपको दे देता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस बाइट्स टाइप पर आप डीकोड कॉल कर रहे हैं उस पर पहले इनकोड कॉल होना चाहिए और उसका बेस टाइप स्ट्रिंग ही रहा हो, तभी डीकोड होगा, वरना वो डीकोड हमारा नहीं होगा। देखते हैं क्या इस इमेज के अंदर से हमारे काम की इंफॉर्मेशन आ रही है। आ रही है, ये देखो 3682। तो अगर ये इमेज मैं आपको शेयर कर दूं, अभी कर दूंगा आपको भी ग्रुप में, तो आप इस इमेज के अंदर से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी काम को करना स्टेगोनोग्राफी कहलाता है, किसी भी वीडियो के अंदर, किसी इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड करना। लेकिन ये जो मैंने करा है ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है, क्योंकि अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन का साइज बढ़ा दूं तो हमारी इमेज का साइज बढ़ जाएगा। हमारी जो इमेज आ रही है ये अब इसका साइज बढ़ जाएगा। देखो ये केबी होती है, तो 7 के बाद ऐसा तो नहीं है कि 7.1 केबी दिखाएगा, ये 7 के बाद 8 केबी दिखाएगा। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो 1024 बाइट अगर कंटेन कर लेगी तो इमेज का साइज 8 केबी हो जाएगा। और अभी मेरे कितने बाइट्स हैं, 4 तो बाइट ही है बस यहाँ पर, इसीलिए वो आउटपुट में 7 दिखा रहा है। बट एग्जैक्टली देखोगे तो इसका साइज बड़ा होगा जब आप इसको बाइट्स में काउंट करोगे। तो स्टेगोनोग्राफी ये कहना चाहती है कि आप किसी भी इमेज का जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर किए बिना उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन हाइड करें। उस इमेज को अगर आप किसी को दें तो उसको लगना नहीं चाहिए कि इसमें कुछ छिपाया गया है। लेकिन इस वाले तरीके से जो आपने करा है, अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं, यहाँ पर मैं ज्यादा बड़ा मैसेज कर दूं, कोई मान लो ये 4 की जगह 400 या 4000 करेक्टर कर दूं, तो मेरी इमेज का साइज बढ़ जाएगा, सामने वाला पकड़ लेगा कि इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है हमारा। ठीक है सर किसी इमेज के अंदर इमेज रख सकते हैं, किसी इमेज के अंदर इमेज ही। हाँ वो तो आप कंबाइन कर सकते हो, इमेज के अंदर इमेज कंबाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो देखना पड़ेगा कि इमेज के अंदर इमेज कंबाइन होकर फाइनल जो इमेज बन रही है वो इमेज हमारा मीनिंगफुल बनी है सर या नहीं किसी बनी है। किसी इमेज के अंदर इंफॉर्मेशन हाइड करनी है, वो भी इमेज ही इंफॉर्मेशन हाइड करनी है, इमेज ही। ये जो पूरा फील्ड है मैंने बताया, ये स्टेगोनोग्राफी वाला फील्ड है। हम जो ये कर रहे हैं ये वो नहीं है, हम तो बस इस RB और WB को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें मैंने बीच में बस आपको ये थोड़ा सा दिखा दिया, ये वो तरीका नहीं है जो एक्चुअल में होता है। वो जो आप कह रहे हैं वो स्टेगोनोग्राफी से हो सकता होगा। नैना कैलाश राज कौन है ये, देखो नैना आपकी ड्यूकेट आईडी गलत है, एक बार चेक करिए। कैलाश, सॉरी कलश राज, आपकी आईडी भी गलत है। एक बार अपना आईडी कार्ड चेक करिए, सही करिए। सर बोलिए। सर मेरे कोड में एरर आ रही है, UTF-8 कोड कांट डिकोड बाइट इन पोजीशन 2। तो यहाँ पर ये एरर मेरी भी आ सकती है अगर आपकी ये जो रिट्रीव करने की स्लाइसिंग है ये आपने अगर गलत कर दी, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो सेम एरर मेरी आ जाएगी। हाँ यही आ रहा है सर। तो इसका मतलब है कि आप सही से स्लाइसिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो ना एग्जैक्ट आपने क्या रखा है, कितने कैरेक्टर का था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी पोजीशन की स्लाइसिंग करिए।
सर अगर स्लाइसिंग कम की होगी तो सर 3 डिजिट ही प्रिंट ना हो, ऐसा ऐसा भी होगा कि नहीं? नहीं, वो तो सर फिर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वो तो हो जाएगा क्योंकि वो है तो हमारा सही। ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, डी कोड क्या होगा, डी कोड वो होगा जो हिस्सा इनकोड हुआ है। अब इतना हिस्सा तो इनकोड हुआ ही था हमारा स्ट्रिंग वाला, बट अगर हम ये लेते हैं तो जो लास्ट से 5th पिक्सल है वो तो कभी इनकोड हुआ ही नहीं था, इसीलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, ओके सर। सर इसमें कमेंट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं कीबोर्ड पे? इसमें जो जुपिटर में सर कोई लाइन को कमेंट करना होगा तो सर कौन सा मतलब कीवर्ड प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे? एक बार चेक कर लो, मुझे आइडिया नहीं है इसका। शॉर्टकट कमेंट इन सर शायद कंट्रोल प्लस स्लैश से बोलते हैं। देख ले। कंट्रोल प्लस स्लैश विंडो, देखो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि ये दोनों आपकी चलेंगी विंडोज पर और मैक पर, आई थिंक लिनक्स पर नहीं चलेगी, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। तो कंट्रोल प्लस स्लैश आपका कोड सेल होना चाहिए पहले, फिर कंट्रोल और स्लैश प्लस। चलिए, तो आप देख लेना करके। फिलहाल ये हमारा जो पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग है ये। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, फिर खत्म करते हैं। अगर मैंने किसी फाइल को ओपन किया और मैंने सिर्फ फाइल का पाथ लिखा, मोड दिया ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल का मोड रीड टेक्स्ट माना जाता है। ठीक है, तो कोई सर तरीका चेक करने का तरीका है, जो फाइल वेरिएबल है इस पर मोड नाम का एक प्रॉपर्टी है, इसको आप यूज करेंगे, इससे पता चल जाएगा ये फाइल किस मोड में ओपन हुई है। abc.txt ये आ रहा है आर मोड। ठीक है, और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू मोड, जो मोड मैं यहाँ पर ओपन करूंगा वो आ जाएगा। जब मैं लिखूंगा ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये मोड क्या बता रहा है, आर। तो जब आप रीड मोड में फाइल ओपन करें तो आप शॉर्ट में करने के लिए कोड को मोड स्किप कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो रीड टेक्स्ट माना जाता है। मोड नाम का वेरिएबल है जो इस इंफॉर्मेशन को लाकर आपको देता है। इसी तरह से एक और वेरिएबल है जो फाइल पर हम यूज करते हैं, क्लोज्ड, CLOSED। क्लोज्ड वेरिएबल क्या करता है, ट्रू फॉल्स वापस करता है। ये फाइल अगर इस पॉइंट पर क्लोज हो गई है तो ट्रू देगा, क्लोज नहीं हुई है तो फॉल्स देगा। अभी फाइल ओपन हुई है बट क्लोज नहीं हुई है, क्या दे रहा है, फॉल्स। अगर मैं फाइल को यहाँ पर क्लोज कर दूं, उसके बाद फिर से क्लोज प्रॉपर्टी के थ्रू पता करना चाहूं तो कहेगा हाँ इस बार ट्रू। तो ये दो हमारे वेरिएबल हैं फाइल के, या दो प्रॉपर्टीज हैं फाइल की जो हम यूज कर सकते हैं मोड की वैल्यू गेट करने के लिए, और फाइल अभी क्लोज है या नहीं है इसको पता करने के सर बुलियन की तरह है। लिए। सर बाय डिफॉल्ट रीड मोड की वैल्यू ओपन करते हैं, तो सर इसको क्लोज कैसे करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू रीड मोड को? नहीं, क्वेश्चन आपका है बाय डिफॉल्ट। तो सर आपने बोला जैसे रीड मोड बाय डिफॉल्ट ओपन करता है फाइल, तो उसको फिर क्लोज भी करते हैं? रीड मोड की से बाय डिफॉल्ट ओपन है सर। हाँ, तो उसको क्लोज तो आप ही करेंगे, अपने आप क्लोज होने वाला मोड कुछ नहीं है। फाइल क्लोज होती है उसका मोड से मतलब नहीं है कोई, जब ओपन होती है तो मोड से मतलब होता है। आप फाइल चाहे किसी भी मोड की है, क्लोज तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
और जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है पाइथन के अंदर, जिसको हम अलग अलग तरह की एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एक एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई भी एक पाइथन का कोड बना रहे हैं, या पाइथन से बाहर जाइए, किसी भी लैंग्वेज में कोड बना रहे हैं जिसमें आप यूजर से मोबाइल नंबर इनपुट करने की बात कर रहे हैं कि यूजर मोबाइल नंबर इनपुट करिए। अब चाहे आप उसे टेक्स्ट फील्ड में रीड कर रहे हैं या आप स्टैंडर्ड इनपुट लगा रहे हैं, इनपुट फंक्शन से रीड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप क्या चाहते हैं, आप मोबाइल नंबर को गेट करने के बाद इस मोबाइल नंबर पर एक टेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर का है, क्या इसके 10 के 10 कैरेक्टर डिजिट हैं, क्या इसमें जो पहला डिजिट है वो हमारा 6, 7, 8, 9 में से ही कोई एक है, क्योंकि मोबाइल नंबर तो यही होता है हमारा। अगर ये मोबाइल नंबर उन सारे टेस्ट को पास करता है तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं वापस कर दूंगा कि मोबाइल नंबर का फॉर्मेट सही नहीं है। ये सही है या नहीं वो बात की बात है, इसका फॉर्मेट ही सही नहीं है। पहले मैं यूजर से उसकी ईमेल आईडी ले रहा हूँ, अब ईमेल आईडी मैंने रीड करके मैं उसको टेस्ट करूंगा कि इस ईमेल आईडी में ऐड है या नहीं, क्योंकि अगर ईमेल आईडी में ऐड नहीं है तो आईडी गलत है, ये हो ही नहीं सकती सही, है ना। इसमें डॉट है या नहीं, क्योंकि अगर ईमेल आईडी में डॉट नहीं है तो वो ईमेल आईडी सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद मैं फिर आगे आईडी को प्रोसेस करूंगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन, ठीक है, इनपुट वैलिडेशन, जो भी यूजर से इनपुट आता है उसका वैलिडेशन। अगर ये एक फॉर्म है तो हम इसे बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, जिसमें हम डेटा का फॉर्मेट चेक करते हैं कि डेटा जिस फॉर्मेट का होना चाहिए उस फॉर्मेट का ही आता है नहीं आता। अगर आता है तभी हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये कैसे होता होगा, एक तो बहुत सारे इफ एल्स लगाओ, है ना, जो आप टेस्ट करना चाहते हो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगा सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इफ एल्स में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इफ एल्स में प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप ना अपना अकाउंट बनाइए और एक यूजर नेम दीजिए। अब उस यूजर नेम में एक अपर केस होना जरूरी है, एक स्पेशल सिंबल होना जरूरी है, एक डिजिट होनी जरूरी है। अब मैंने ये नहीं बताया कि वो सिंबल कौन सा होगा, मैंने ये नहीं बताया कौन सी डिजिट होगी। तो अब अगर आप इफ लगाएंगे तो कितने इफ लगाओगे, इफ 0, इफ 1, इफ 2, इफ 3, ऐसे बहुत सारे इफ लगाने पड़ेंगे। स्पेशल सिंबल कोई भी एक होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, कोई सा भी होना चाहिए। तो कितने इफ एल्स लगाओगे आप, एक अपर केस होना चाहिए। अब आप अपर केस कैसे टेस्ट करोगे, ABCD 26 ABCD कैपिटल वाली, तो आप कैसे टेस्ट करोगे, इतने सारे इफ एल्स लगाओगे कोड की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब का सॉल्यूशन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रियल टाइम पर यही टॉपिक यूज किया जाता है फॉर्म वैलिडेशन के लिए, चाहे वो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का फॉर्म हो, चाहे वो एक वेबसाइट का फॉर्म हो, किसी भी तरह का। जब भी कोई इनपुट डेटा आता है तो उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करने से पहले हम उसका वैलिडेशन जरूर करना चाहते हैं। उस वैलिडेशन को करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसी से होता है, हम इसका यूज कर सकते हैं तो कोड मेरा बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। पहला यूज बताया मैंने आपका, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का, फॉर्म वैलिडेशन। दूसरा यूज, मान लीजिए मैं डेटा एनालिटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ कोड बना रहा हूं, तो वहां पर मैंने क्या करा, एक एक्सेल फाइल थी, उस एक्सेल फाइल में लोगों का नेम है, उनका मोबाइल नंबर है, उनकी एज है, ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब बहुत सारे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं अपने प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम है मेरा, इस एक्सेल शीट को लोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा अगर एज की वैल्यू अगर अल्फाबेट कंटेन करते, बाई मिस्टेक किसी की एज एज में माइनस सिंबल आ गया, माइनस यहाँ लिख दिया -50, तो ये भी गलत है भाई। एज किसी के -50 थोड़ा ना हो सकती है।
तो अब इस एज कॉलम पर मैं उन वैल्यूज को फिल्टर करना चाहता हूं जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे या जो हमारा इस वैल्यू से इस वैल्यू के अलावा अगर कुछ भी है तो वो मेरे यहां से हट जाए। एक्सेल में फिल्टर नहीं लगाना है, इसी काम को प्रोग्राम से करना है। डेटा प्रोग्राम में आ गया है, ठीक है, प्रोग्राम में मुझे लॉजिक लिखना है इस काम को करने का, ठीक है। कैसे करोगे? क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग वाला काम अगर मुझे करना हो तो कैसे करोगे? तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो ये इग्नोर हो जाए, ठीक है, और ये रीड हो जाए। तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए भी हमारा यूज होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के कई सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर्म वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग, तीसरा कोई लिमिट नहीं है, कितने भी एग्जाम्पल दे लो। तीसरा और देखते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एक कोई फाइल है, चाहे पीडीएफ फाइल है, चाहे वर्ड फाइल है, चाहे टेक्स्ट फाइल है। अब मुझे उसमें क्या करना है, मुझे उसमें से वो सारे वर्ड्स ढूंढने हैं जो पर्टिकुलर वर्ड, जो पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होते हैं और पर्टिकुलर लेटर पे एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं वो सारे वर्ड्स एक फाइल में से ढूंढिए जो शुरू होते हैं पी से और खत्म होते हैं एन पर। अब इनके बीच में चाहे एक लेटर आता हो, चाहे दो आते हो, चाहे चार आते हो, चाहे 6 आते हो, चाहे कुछ भी आता हो, तो उस फाइल के वो सारे वर्ड्स मुझे चाहिए जिनका पहला लेटर पी और आखिरी लेटर है ना। एक एग्जांपल लिया है ना, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे पाइथन आ जाना चाहिए, पेन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हमारी हमारी आनी थी। कैसे आएंगी? बीच का तो मुझे पता ही नहीं है, ए फाइल तो काम ही नहीं करेगा। ए फाइल तो तब काम करता है जब आपको एग्जैक्ट पता हो मैच क्या करना है। यहाँ तो पता ही नहीं क्या मैच करना है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन पे काम करता है कौन? रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना। तो इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन के 3 मैंने आपको यूज केस बताए, फॉर्म वैलिडेशन, डेटा क्लीनिंग, और तीसरा वाला आपका हो गया जो आप एक पैटर्न के बेस पर किसी सब स्ट्रिंग को मैच करते हैं, है ना। पैटर्न है, शुरू पी से होना चाहिए, खत्म एन पर होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो, सारे वर्ड ढूंढ के फाइल में से मुझे दे दो, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। अब शुरू करते हैं पढ़ना, कैसे यह होगा। तो सर हाँ बोलिए। सर इसमें फाइल हैंडलिंग से एक टॉपिक और था ना, ये विद स्टेटमेंट। पढ़ा तो दिया भाई, कल आए थे क्लास में, जी सर। कल पढ़ा दिया मैंने विद वाला। चलो, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में 2 वर्ड है। तो एक्सप्रेशन को हम जानते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब मैंने लिख दिया 2 + 3 × 5, तो ये तो एक एक्सप्रेशन ही है। इसको क्या बोलोगे? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें कुछ सिंबल्स आए, है ना, जिसमें कुछ डिजिट्स आए। तो सिंबल, डिजिट्स, अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी कह रहा है कि मैं एक एक्सप्रेशन ही हूं और मेरे अंदर भी कुछ सिंबल्स आएंगे, उनका कुछ मीनिंग होगा। जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में प्लस का मीनिंग जोड़ना होता है, उसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस का कोई, माइनस का कोई मीनिंग होगा, डॉलर का कोई मीनिंग होगा, कैप का कोई। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, तो पहले सीखना होगा कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज करे जाते हैं, और फिर हर सिंबल का मीनिंग क्या होता है, इस सिंबल से क्या रिप्रेजेंट होता है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब सीखना होगा। और फिर उन सबका कॉम्बिनेशन यूज करके हम कुछ लिखेंगे एज ए स्ट्रिंग। तो उस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो रेगुलर एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होता है जो कुछ स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स कंटेन करता है, जिसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी स्ट्रिंग में, जो आपकी एक स्ट्रिंग है, मान लो कोई आपकी एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, इस स्ट्रिंग में आप कुछ ढूंढना चाहते हैं, इसमें कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, इसमें कुछ क्लीनिंग करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। उसको पहले अगर हम कोड से कर लें तो थोड़ा
समझना आसान हो जाता है। और जो चीज हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको थ्योरी से पढ़ना शुरू करें तो ज्यादा सही रहता है। अब जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन है, सी में नहीं पढ़ा होगा आपने, जावा में भी नहीं पहुंचते यहाँ तक, हम उससे पहले ही खत्म हो जाता मामला, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ शायद पहली बार आप यहाँ पढ़ रहे हैं, तो पहले कोड में कुछ करते हैं फिर थ्योरी वगैरह देख लेंगे अपना। तो ऐसा करने के लिए पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल आता है और उस मॉड्यूल का नाम है आरई। सबसे पहले क्या करेंगे, आरई मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। अब आप कोई भी एक स्ट्रिंग ले लीजिए जिसमें आप कुछ करना चाहेंगे यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैंने कोई भी एक, मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया और यहाँ लिख दिया पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय रॉसम इन 1991 फुल स्टॉप। ये मेरे पास एक, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है। अब मैं इस स्ट्रिंग में रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना आपको सिखाता हूँ जिससे फैमिलियरिटी हो कि रेगुलर एक्सप्रेशन आखिर होते क्या है। उसके बाद फिर मीनिंगफुल कोड कोई वैलिडेशन को लेकर कर लेंगे, डेटा क्लीनिंग वाला भी कुछ कर लेंगे, ठीक है, पहले सीख लेते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल के थ्रू हम इस स्ट्रिंग से वो सारी सब स्ट्रिंग गेट करना चाहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, वो सारी सब स्ट्रिंग हम गेट करना चाहते हैं जो हमारा टू लेंथ की हो और उस टू लेंथ की स्ट्रिंग में पहला करेक्टर आई हो, दूसरा करेक्टर कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे इस काम को करना है, फिर सुनिए क्या करना चाहता हूं। मेरे पास ये एक मैसेज है, कोई भी एक स्ट्रिंग है। अब आपका इस स्ट्रिंग के अंदर से वो सारी सब स्ट्रिंग ढूंढना और पहला करेक्टर उसमें आई है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। पहले मैनुअली ढूंढते हैं, ये मिली, ठीक, एक आई कहां पर है और एक ही है। ठीक, तो अब कैसे लिखोगे कोड इस काम को करने का? तो इस काम को करने के लिए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड इटरेटर। अब फाइंड इटरेटर जो नाम का मेथड है, इसमें हम कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे। तो पहले दूसरा आर्गुमेंट वो स्ट्रिंग होती है जिस पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमेशा स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा, किसी इंटीजर पे, फ्लोट पर, लिस्ट पर, टपल पर अप्लाई नहीं होता। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपके पास स्ट्रिंग होनी चाहिए, उस पर आप कुछ अप्लाई करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये वो स्ट्रिंग है जिस पर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन अप्लाई करना चाहता हूं। अब क्या करना चाहते हो, वो एक्सप्रेशन एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट लिखेंगे और जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी इटसेल्फ एक स्ट्रिंग ही होता है। तो यहां पर आप कुछ लिखेंगे और वो होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच कर जाए। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि आई और डॉट, तो डॉट का मतलब होता है, सबसे पहला सिंबल आया डॉट। रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, डॉट एनी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, और ये जो आपने लिखा है इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। इस रेगुलर एक्सप्रेशन देखने में तो स्ट्रिंग ही है, लेकिन ये जो फाइंड आईटीआर मेथड है वो इस स्ट्रिंग को रेगुलर एक्सप्रेशन मानता है, ठीक है। तो हम कहीं से बताते नहीं है कि ये स्ट्रिंग एक रेगुलर एक्सप्रेशन है या ऑर्डिनरी स्ट्रिंग है। जहां हम लिख रहे हैं उसको पहले ही पता होता है कि इसको क्या मानना है, ठीक है। तो फाइंड इटरेटर जो मेथड है इसको पहले ही पता है कि यहां पर जो लिखा जाएगा उसको रेगुलर एक्सप्रेशन मानना है। अब आप क्या लिखोगे, कुछ भी लिखो, लेकिन उसको रेगुलर एक्सप्रेशन ही कंसीडर किया जाएगा फिलहाल। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है कि इस वाली स्ट्रिंग में
वो सब स्ट्रिंग ढूंढिए जिसमें आई आता हो और आई के बाद कोई भी करेक्टर आता हो। एक ये मिलेगी और एक ये मिलेगी। अभी कुछ और भी कस्टमाइजेशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करा हमने, इस मेथड ने इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग में दो मैच ढूंढे। एक मैच ये आया और एक मैच ये आया। इंटरनली जितने भी मैच हो रहे हैं वो एक मैच डेटा टाइप से रिप्रेजेंट होंगे। जैसे हमने लिस्ट, टपल, सेट, इंट, फ्लोट डेटा टाइप पढ़े, उसी तरह से एक और डेटा टाइप होता है मैच डेटा टाइप। मैच डेटा टाइप रेगुलर एक्सप्रेशन में किसी भी मैच को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक सब स्ट्रिंग मैच हुई। तो ये जो सब स्ट्रिंग मैच हुई वो मैच डेटा टाइप में स्टोर कर दी गई। ये सब स्ट्रिंग मैच हुई एक मैच डेटा टाइप में स्टोर कर दी गई। जितने भी मैच डेटा टाइप इंटरनली क्रिएट हुए उनको एक इटरेटर में रखा गया। इटरेटर एक और डेटा टाइप, इटरेटर एक और डेटा टाइप, इसके अंदर ये दोनों मैच डेटा टाइप को रख दिया गया और वो इटरेटर मुझे वापस करा गया। इसलिए इस मेथड का नाम है फाइंड, ढूंढो। क्या ढूंढो? इटरेटर को ढूंढो। और इटरेटर क्या कंटेन करेगा? मैचेस। जितने भी मैचेस हुए हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस पर इस स्ट्रिंग में वो कंटेन करेगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या करा मैंने, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मान लीजिए इसका नाम कर दिया ITR। तो ये जो ITR वेरिएबल है ये एक इटरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इटरेटर इज लाइक ए बफर जिसके अंदर हमारे जितने मैचेस हुए हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस स्ट्रिंग में वो सारे मैचेस रखे होंगे। अब लूप लगाकर एक एक मैच को बाहर निकाल लो और मैच इन ITR प्रिंट करा देते हैं मैच के लिए। तो एक मैच हुआ इज, एक मैच हुआ इन स्पैन, मतलब जो आपका स्ट्रिंग था मेन स्ट्रिंग उसकी किस पोजीशन से मैच होना शुरू हुआ? 7th पोजीशन से। 0 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक मैच हुआ? 9th पोजीशन तक। 7 तो ये हो गया, 8 बट 9 पे तो स्पेस है, तो ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है। तो स्पैन हमारा क्या बताता है? जो मैच हुआ है वो मेन स्ट्रिंग में किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ और कहां तक मैच हुआ एक्सक्लूसिव मैनर में, वो बताता है, ठीक है। दो ही मैच हुए। अब थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूं। अगर मैं आपसे इस बार ये कहूं कि वो सारी सब स्ट्रिंग्स ढूंढिए जिनकी लेंथ 2 ही रहे, अभी 2 लेंथ पे ही हम रखे हुए हैं, जिसका पहला करेक्टर कुछ भी हो लेकिन दूसरा करेक्टर n होना चाहिए, तो सबसे पहले तो बताओ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? जिसका पहला करेक्टर कुछ भी हो लेकिन दूसरा करेक्टर n होना चाहिए, ठीक है। अब पहले मैनुअली ढूंढिए जिससे कि हम अपने ब्रेन को मैप कर पाए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले मैनुअली ढूंढिए, इसमें सबसे पहली सब स्ट्रिंग कौन सी बनेगी? सर पाइथन। अरे पाइथन कैसे बन जाएगी भाई? कितने लेंथ की लिखी है आपने? सर IN बनेगी बस। सर सिर्फ IN होगा, IN सर बनेगा। सर इसको इंपोर्ट सर, करने के लिए कुछ सर- डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? इंपोर्ट आर ही लिखना पड़ेगा ना पहले। नहीं वो तो सर- लिखा है फिर भी उसको रन कराओ आर ना, इज नॉट उस डिफाइंड। फाइल को रन भी तो कराना पड़ेगा। अच्छा सर, पेशेंस के साथ समझो, ध्यान से समझो। आप सब स्ट्रिंग शब्द को जब सुनते हैं तो आपका ब्रेन पता क्या कह रहा है आपसे? आपका ब्रेन कह रहा है सब स्ट्रिंग का मतलब वो होता है जो स्पेस के बाद लिखी होती है, जिसके आजू बाजू में स्पेस हो उसे सब स्ट्रिंग कहते हैं। भाई उसे वर्ड कहते हैं, उसे सब स्ट्रिंग नहीं कहते। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सब स्ट्रिंग कहलाता है। एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर
in a string is known as substring. मतलब fu एक सबस्ट्रिंग है, un एक सबस्ट्रिंग है, unn एक सबस्ट्रिंग है, y स्पेस एक सबस्ट्रिंग है, tho एक सबस्ट्रिंग है। तो ये सब कुछ भी सबस्ट्रिंग हो सकती है। आप सिर्फ ऐसे ही क्यों ढूंढ रहे हो कि ये सबस्ट्रिंग होगी, ये एक सबस्ट्रिंग? नहीं भाई, स्पेस भी तो आएगा, सबको कंसीडर करना है। अब दोबारा बताओ, इसके अकॉर्डिंग पहली सबस्ट्रिंग क्या मैच हुई? UN, ON, UN, ON। सबसे पहले क्या मैच होगा? ON। तो पहला मैच ये आया। UN, बताओ दूसरा। डॉट लगाया ना, डॉट का मतलब तो एनी कैरेक्टर होता है। हाँ, तो अब देखो करेक्टर का मतलब अगर हमें पता है तब तो हम ये आगे बढ़ पाएंगे, और हमें यही नहीं पता करेक्टर क्या होता है तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। करेक्टर का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट, यानी कोई भी लेटर, कोई भी डिजिट, न्यू लाइन, टैब स्पेस, इन सब को वन वर्ड में करेक्टर कहते हैं। चलो, तो पहला ON आया। दूसरा बताओ। नहीं सर, मैं UN. कह रही थी कि लाइक जो डॉट इन लिखा था ना आपने, डॉट इन का मतलब तो एनी कैरेक्टर हो गया ना, डॉट का मतलब आप हाँ, ही कह रहे थे। बिल्कुल, डॉट का मतलब एनी करेक्टर, बिल्कुल। तो फिर आप लाइक ओएन से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी करेक्टर की बात कही गई है, लेकिन उस सब स्ट्रिंग के सेकंड पोजीशन पर किसका होना जरूरी है? एग्जैक्टली एन का होना जरूरी है। अच्छा ओके, समझ गए। तो हमें लेंथ भी देखनी है ना, यहाँ पर हमें लेंथ भी देखनी है कि सब स्ट्रिंग 2 लेंथ की है, और पहली पोजीशन पर कुछ भी होने की बात कही गई है, सेकंड पोजीशन पर सिर्फ एन ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ो यार, ऑन से आगे बढ़ो। डबल एन। हाँ, डबल रुको रुको रुको, जल्दीबाजी ना करो, एक चीज सिखानी है वरना गलत हो जाएगा। यू हो गया, ठीक है। अब जब ये UN हो गया एकदम परफेक्ट है, यहाँ तक आ गए, तो अब बिल्कुल आपका जो मन कर रहा है वो NN कहने का, तो NN नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूल है कि अगर कोई सबस्ट्रिंग एक बार मैच हो गई है तो अब उस सबस्ट्रिंग का कोई भी हिस्सा दूसरे मैच में शामिल नहीं होगा। फिर सुन लीजिए, अगर कोई भी सबस्ट्रिंग किसी मैच में आ गई है, तो जैसे ये सबस्ट्रिंग UN एक मैच में आ गई है, अब इस सबस्ट्रिंग का कोई भी हिस्सा, कोई भी कैरेक्टर अगले मैच का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, बताओ तीसरी। हाँ, तीसरी ये वाली। बिल्कुल सही, 3 हो गए। और IN और IN. लास्ट IN। ठीक है, सर फनी में जो डबल है ना, उसके बीच में अगर कोई डॉट या स्पेस लग जाएगा तो वो भी काउंट हो जाएगा फिर? बिल्कुल होगा। ON, UN, AN, IN। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको, अब आपको बताना है और मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 लेंथ का सब स्ट्रिंग मैच करना है, जिसमें हमारा पहली पोजीशन पर, जो पहली पोजीशन होगी, उस पहली पोजीशन पर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, दूसरी पोजीशन पर हमारा एक बॉबल होना चाहिए। बॉबल मतलब AEIOU। ठीक है, और तीसरी पोजीशन पर भी कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो मुझे वो सारी सब स्ट्रिंग्स मैच करनी है जिनकी 3 लेंथ होनी चाहिए। पहली पोजीशन पर कोई भी कैरेक्टर, मिडिल वाला बॉबल होना चाहिए, तीसरी पोजीशन पर भी कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। तो बताइए कैसे लिखेंगे इसके लिए? डॉट वॉवेल, डॉट वॉवेल, वॉवेल के लिए कुछ यूज करेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर सीखने वाली बात आ गई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूं और डॉट लगा दूं तो इसका मतलब हो गया 3 लेंथ, जिसका पहला कैरेक्टर कुछ भी, मिडिल कैरेक्टर एग्जैक्ट ए होना चाहिए, और तीसरा वाला कुछ भी। लेकिन यहाँ बीच में मुझे और कंडीशन लगानी है, ए हो और बी हो या सी हो या आई हो या जो मैं चाहता हूँ वो हो। तो जब भी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में एक रेंज के साथ काम करना चाहता हूँ, या
मैं और कंडीशन के साथ काम करना चाहता हूं तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब वो एक करेक्टर कौन सा होगा वो आप यहाँ पर उसके ऑप्शंस लिख सकते हैं कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है, यू हो सकता है। तो इसका मतलब है 3 लेंथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक लेंथ ये हो गई 2 3 4 5 6 7, नहीं, ये अपने आप में सिंगल लेंथ है ना स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। तो 3 लेंथ हो गई। अब जरा बताओ इसके अकॉर्डिंग सब स्ट्रिंग्स क्या क्या आएंगे? सर ये एक वर्ड की तरह लग रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? ये अपने आप में एक वर्ड नहीं लग रहा है, ये हमारा ऑप्शंस हो गए। सिंगल करेक्टर ए हो सकता है या ई हो सकता है, ये सब अपने आप में और कंडीशन की तरह यूज होगा। ये एक साथ ही ढूंढा जाएगा, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। सर एक तो एज हो गया, फनी पहला का तो हो गया स्पेस आई एस, एज हो गया, फनी का फन हो गया, सर पहला लैंग्वेज का लैन हो एन गया। होगा। इसका लेंथ 3 रखनी है, 2 लेंथ का नहीं बताना है, लेंथ 3 है इस बार। HON जी। पहला सर, पहला HON, पहला HON, HUN, चलो देखते हैं। दूसरा FUN, हुआ नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि बीच में हुआ आ रहा है और फिर पहला तीसरा कुछ भी हो सकता है। सही हो गया। दूसरा इज FUN सर, स्पेस रुको 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 FUN, फनी रुको का फन। रुको भाई, इज नहीं हो सकता क्योंकि इज हमारा 2 लेंथ का हो गया। लेकिन आप बोले स्पेस IS तो ये सही है, क्योंकि मिडिल में कौन है? मिडिल में आई है जो कि बॉबल का पार्ट है, और पहली पोजीशन पर स्पेस है तो डॉट स्पेस को भी तो रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड पोजीशन पर एस है तो डॉट का मतलब एस भी हो सकता है। तो ये दूसरा भी आएगा सर, सर FUN, स्पेस ए स्पेस। हाँ, ए स्पेस, ये बहुत ध्यान से देखना था कि स्पेस ए स्पेस ये भी आएगा। यस सर, उसके बाद FUN आएगा, FUN, यस, तो फिर लैन हो फिर उसके जाएगा, बाद LAN आएगा, LAN LAN हो जाएगा। स्पेस LA हाँ, अब देखो फिर कुछ नया सीखने को मिला। हाँ सर, ये स्पेस LA, सुनो सुनो सुनो, आप जो बता रहे हो अभी तक बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन थोड़ी और जानकारी ले लो। रेगुलर एक्सप्रेशन केस सेंसिटिव होता है। आप बताओ, तो रेगुलर फिर लैन नहीं होगा सर? केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना। तो जब मैं डॉट की बात करता हूं तो डॉट का मतलब एनी कैरेक्टर है, चाहे लोअर केस है चाहे अपर केस है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये आएंगे तो मतलब ये छोटे वाले AEIO U ही मैच करेगा, अगर कहीं कैपिटल में लिखा मिलेगा तो मैच नहीं करेगा, है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अब बताओ कि स्पेस सॉरी LAN सर लेगा सर, आएगा कि L लेगा, का पार्ट है, लेगा। डॉट का पार्ट बन जाएगा, और ये सही है और N बिल्कुल सही है, तो ये LAN आएगा। तो UAG आएगा सर? फिर GUA, ये आएगा। नहीं GUA, तो इसमें क्या कमी है भाई? नहीं इसमें क्या है कमी सर, है? दो वोवेल आ गए, दोनों वॉवेल है। UA दोनों हो भाई गए, जाएगा। बात है कि बीच वाला बबल होना चाहिए। अब पहला और तीसरा क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एनी करेक्टर है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ी कहा गया कि पहला और तीसरा बबल नहीं होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए। हमने ये कहा कि बीच वाला तो होना ही चाहिए। अब ये तीनों ही हो जाए तो क्या फर्क है? ओके, GUA होगा फिर, GUA भी आएगा। इसके अकॉर्डिंग फिर कोड आपका आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा इसमें केस सेंसिटिविटी वाला पॉइंट में लेकर आता हूँ। तो HON आ गया, स्पेस IS स्पेस A स्पेस, बाकी जैसे जैसे आप बता रहे थे वैसे वैसे ही आ भी रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसमें केस सेंसिटिव वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर इस बार जो आपको ढूंढना है वो ये, मान लो मैं लिख देता हूं और आप बताइए कि उससे कौन कौन सी सब स्ट्रिंग हमारी मैच होंगी। बताओ इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कौन कौन सी सब स्ट्रिंग मैच होंगी? शुरू से शुरू करके बताओ, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं। HON होगा। सिर्फ HO होगा सर,
देखो एच फर्स्ट होगा बताया THO, वो भी गलत है, जिसने HO बताया वो भी गलत है। अपने आप से THO, HON क्यों गलत है, समझ में आया उसको जिसने बताया ये? जी सर। ठीक है, जिन्होंने HO बताया उनको समझ में आया क्यों गलत है वो? यस सर। ठीक है, अब सही सोचो, बताओ इस सर रेगुलर THO, हाँ THO THO, THO, O नहीं पहला होगा बता रहे हैं THO होगा, ठीक है। यस सर। और स्पेस FU, स्पेस FU, फिर इसके बाद स्पेस F, FU, ये वाला, ठीक है, आगे बढ़ो। NGU, NGU, सर स्पेस इसके बारे में क्या LA, ख्याल है, स्पेस LA के बारे में क्या ख्याल है? स्पेस LA हो, तो इसमें क्या कमी है? L सर, कैपिटल पर में केस सेंसिटिव है सर। हाँ केस सेंसिटिव है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम लोअर केस की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक कैपिटल वाला है। बाकी आप समझ गए, तो बस यही चेक कर लो कि स्पेस LA आया या नहीं आया। ये नहीं आया, आता तो इसके बाद आता। अब मान लीजिए मुझे इसको केस इनसेंसिटिव करना, केस इनसेंसिटिव करना है, तो क्या करोगे? तो केस इनसेंसिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तीसरा आर्गुमेंट पास करते हैं। जो फाइंड इटरेटर मेथड है, इसमें तीसरा आर्गुमेंट पास करेंगे, और तीसरा आर्गुमेंट होगा RE.I, कैपिटल आई। कैपिटल आई का मतलब इग्नोर, क्या इग्नोर करें? केस को इग्नोर करें, ठीक है। तो कैपिटल आई नाम का एक वेरिएबल होता है रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल के अंदर, हम उस वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन करते हैं। इससे हम फाइंड इटरेटर को ये बता रहे हैं कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये केस सेंसिटिव नहीं है, अब केस को इग्नोर करना है। तो अगर केस इग्नोर किया गया तो इस बार कौन आ जाएगा? स्पेस LA आना चाहिए। बाकी इस तरह के और भी जो है वो आने चाहिए, जैसे ये आना चाहिए स्पेस RO, ये भी आना चाहिए, स्पेस LA स्पेस RO भी आएगा। अब सिचुएशन ये है कि अगर मैं यहाँ पर केस सेंसिटिव लगाता हूं तो ये भी तो केस सेंसिटिव इग्नोर हो गया, ये भी इग्नोर हो गया, तो पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा इग्नोर हो गया। मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट ये होती कि सर ये जो अल्फाबेट है A to Z वाला, सिर्फ ये इग्नोर हो जाए, ये ना हो। यहाँ पर तो लोअर केस का ही बबल मुझे चाहिए, तो कैसे करोगे? क्योंकि ये तो नहीं मानेगा, ये तो पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को इग्नोर केस करा देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहां से ये हटाएंगे REI, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई A to Z तो मैंने लिखा ही है, तो यहाँ पर बिना स्पेस दिए कैपिटल A से कैपिटल Z ले। तो मतलब अब ये 52 ऑप्शंस हो गए। इस सिंगल करेक्टर पे इन 52 में से कोई भी एक अलाउड है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोर्शन को अगर आपको केस सेंसिटिव नहीं बनाना है तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें यहाँ पर सीखते हैं। चार लेंथ की सबस्ट्रिंग होनी चाहिए और चारों पोजीशन पर कोई भी अल्फाबेट अलाउड होना चाहिए। चारों पोजीशन पर कोई भी अल्फाबेट अलाउड होना चाहिए। तो आप फटाफट से लिखेंगे A to Z, A to Z, A to Z, A to Z। तो यानी कि पहली पोजीशन पर कोई अल्फाबेट, दूसरी पर अल्फाबेट, तीसरी पर, चौथी पर अल्फाबेट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जो आना है वो आ गया। अब हम मान के चल रहे हैं कि आपको इस समझ में आ रहा है कि ये कैसे आए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पेशेंस वाला टॉपिक है ये। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना स्पीड हमारी बढ़ेगी आउटपुट को ऑब्जर्व करने की, ठीक है। अब अगर इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं कस्टमाइज करना चाहूं या थोड़ा कॉम्पैक्ट करना चाहूं तो कैसे करेंगे वो सीखो। अगर मैं किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को रिपीट करना चाहता हूं तो हमारे पास रिपीट करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस के अंदर मैं इसके रिपीटेशन लिख दूंगा। तो लिख दिया मैंने 4,
इसका मतलब हो गया ये इक्विवेलेंट है इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन 4 टाइम्स हमारा रिपीट करके चेक किया जाए, सेम आउटपुट आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने जो लिखा है, ये मैंने लिखा 2,4, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया अभी। इसका मतलब है कि ये जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, इसके मैक्सिमम जो रिपीटेशन है वो 4 अलाउड है और मिनिमम रिपीटेशन आपके 2 अलाउड है। मतलब अगर 2 अल्फाबेट एक साथ आएंगे तब भी आपका सब स्ट्रिंग बनेगा, 3 अल्फाबेट एक साथ आएंगे तब भी आपका सब स्ट्रिंग बनेगा, और 4 अल्फाबेट एक साथ आएंगे तब भी आपका सब स्ट्रिंग बनेगा। तो इस बार जो आपकी सब स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो अब ये बताओ फाइंड इटरेटर कहां से शुरू करता है? मैक्सिमम लेंथ के सब स्ट्रिंग से मैच करना शुरू करेगा। देखते हैं, तो पी से शुरू करेगा, हो नहीं पाएगा कैपिटल और हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, तो शुरू करेंगे वाई से, YTHO, यानी कि मैक्सिमम लेंथ में ये 4 लेंथ का हमारा बन रहा है जो इस वाले रेगुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला बनेगा YTHO। अब अगला बनता N, उसके बाद कौन आ गया? स्पेस आ गया। तो ये तो अब कंटिन्यू होगा नहीं क्योंकि स्पेस की तो बात ही नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? सिर्फ अल्फाबेट की हो रही है। ठीक है, उसके बाद स्पेस से शुरू करेंगे अगर नहीं करना है, क्योंकि कंसीडर सिर्फ क्या करना? अल्फाबेट करने हैं। उसके बाद अगर मैं आई से शुरू करूं तो आई इज, अब स्पेस आ जाएगा, लेकिन स्पेस तो कंसीडर करना है, बट वेट, ये IS 2 अल्फाबेट है, तो आप यहाँ 2 अल्फाबेट मिनिमम होने की बात कर रहे हैं। तो पहले आप मैक्सिमम वाला देखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा वाला, यानी कि ये मैच हो जाएगा और इस भी आपको आउटपुट में दिखाई देगा। उसके बाद ये नहीं आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 ये आएगा, फिर 1 2 3 4 ये आएगा, फिर 1 2, सर केस सेंसिटिव भी आएगा। सर वो केस पहले सेंसिटिव है सर। आएगा। हाँ ये नहीं आएगा, ए से आएगा, 1 2 3 4। अच्छा ये बताओ उस 4 के बाद फिर अगला कौन आएगा? AG एज एज आएगा, एज मत कर देना, एज पूरा आएगा। पहले 4 वाला ढूंढा, नहीं मिला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, ऐसे ढूंढेगा। तो ये बड़ा ही पावरफुल हो गया, यहाँ पर बहुत ध्यान से इसको देखना है हमारे लिए। 4 वाला भी ढूंढ रहा है, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर उसको छोड़ देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा अगर नहीं मैच होता है तो 3 वाला ही आएगा। अब यहां पर अगर आप करली ब्रेसेस के साथ रिपीटेशन ना देकर कुछ और सिंबल्स हैं जिनका यूज करते हैं रिपीटेशन देने के लिए, तो पहला है एस्ट्रिक। तो जब हम एस्ट्रिक की बात करते हैं तो एस्ट्रिक का मतलब होता है ब्रैकेट में 0 एंड मोर रिपीटेशन। मोर का मतलब कितने भी हो सकते हैं, आप इसे n मान लो। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगा? 0 एस्ट्रिक का मतलब है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के मैक्सिमम n हमारे रिपीटेशन अलाउड है और मिनिमम 0 रिपीटेशन अलाउड है। पहला तो सर YTHON हो जाएगा। पहला हो गया YTHON, सही है। उसके बाद इज हो जाएगा। रुक जाओ, इस स्पेस के बारे में क्या ख्याल है? सर स्पेस, ध्यान से, ये जो स्पेस है, क्या ये स्पेस इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं मैच कर रहा सर। फिर